नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित विषय के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हल करवाऊंगा। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर गुणनखंड हम जैसे कल बताए थे आप लोगों को गुणनखंड ज्ञात करने की ट्रिक, तो उसी ट्रिक से ज्ञात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में देखिए अंतर है। यहाँ पर गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए है अपवर्तक, यानी कि 24 के सभी अपवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि 24 किन किन संख्याओं से कटता है ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो है यहाँ पर गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे कि किन किन संख्याओं से ये संख्या कटती है, और वो देखिए अभाज्य होनी चाहिए संख्या, यानी कि जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों को हम गुणनखंड करके बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जैसे 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 24 कर देंगे, तो देखिए यानी कि 1 से 24 कटेगा और देखिए 24 से भी 24 कटेगा, यानी कि जो है 1 और स्वयं से सभी संख्याएं कटती हैं। तो यहाँ पर 24 भी देखिए 1 से और 24 से कटेगा, तो ये जो है दो गुणनखंड ये हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए 2 से ये संख्या कटेगी, तो इसको जो है 2 लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 दूना 24, तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा। यानी कि एक तरफ ये गुणनखंड होंगे और दूसरी तरफ देखिए साथ में ये भी मिलते चले जाएंगे। फिर देखेंगे क्या है, 3 से कट रहा, तो देखिए 3 से भी ये कट जाएगा। 3 अवट है 24, तो यहाँ पर देखिए 3 अवट 24 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 से, देखिए 4 छंग 24, 4 से भी कट रहा है। और उसके बाद फिर 5 से नहीं कटेगा। फिर देखिए 6 से 6 चौक 24, तो यहाँ पर देखिए संख्याएं रिपीट होने लगी, 6 चौक 24, फिर 7 8 तिरिक 24। तो इस प्रकार से अब यहीं तक इसको चेक करेंगे और सारे हमको जो है गुणनखंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए इस रूप में इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे। इस तरीके से आप लोगों को कल के वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर 1 2 और फिर 3 और 4 और फिर 6 8 और फिर 12 और फिर 24। तो इस प्रकार से 24 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए कि 24 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब इस तरीके से जो ज्ञात किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटेंगे। उसके बाद फिर जो है जब उस संख्या से नहीं कटेगा तो फिर अगली संख्या से चेक करेंगे। तो इस प्रकार से जो निकाले जाते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब कहा जाए गुणनखंड ज्ञात करिए, तो यहाँ पर इस रूप में लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से इसके अपवर्तक लिखेंगे। और जब जो है अभाज्य गुणनखंड कहा जाए तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिखेंगे और फिर जो है आगे गुणनखंड करके यानी कि गुणा करके लिख देंगे। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिमिट दी हुई है, यानी कि समझ लीजिए हमको 7 की टेबल लिखना है। जब लिमिट दी हुई हो तो समझ लीजिए हमको क्या करना है कि 7 की टेबल लिखना है, यानी कि जो है 7 के अपवर्त का मतलब यहाँ पर देखिए 7 का सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और फिर 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 पछे 35 हो जाएगा। 5 अपवर्त कहा गया है, तो इस प्रकार से 5 अपवर्त हो जाएंगे, यानी कि 7 की टेबल हमको लिख देना है और जो है 5 तक यानी कि 5 अंकों तक लिखना है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये 7 के प्रथम 5 अपवर्त हो जाएंगे। और जब यहाँ पर मान लीजिए अपवर्तक लिखने के लिए कहा जाता, तो यहाँ पर जो ये लिमिट दी हुई है कि 5 अपवर्त लिखिए, तो वहाँ पर 5 नहीं दिया होता, यानी कि वहाँ पर जो अपवर्तक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि अपवर्तक जो होते हैं
वो जितनी संख्याएं होती हैं उतनी निश्चित होती हैं, वहाँ पर जो है लिमिट नहीं लगाई जा सकती है कि इतने अपवर्तक लिखिए। तो इस प्रकार से ये 5 के अपवर्त 7 के अपवर्त हो गए। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 18 और 24 के समापवर्तक कौन कौन से हैं। 18 और 24 के समापवर्तक कौन कौन से हैं। तो देखिए 18 और 24 के समापवर्तक देखते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से 24 के जो है गुणनखंड निकाले हैं, उसी प्रकार से जो है अपवर्तक भी 18 और 24 के लिख लेंगे। और उसके बाद 18 और 24 के जो कॉमन अपवर्तक होंगे, यानी कि जो दोनों में जो है उपस्थित हों, या कह लीजिए कि उभयनिष्ठ हों, तो उनको जो है अलग छांट करके लिख लेंगे और वही क्या होंगे, सम अपवर्तक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम 18 के जो है सम अपवर्तक लिखेंगे। तो देखिए इस रूप में आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 से कटेगा, ये 1 के बाद देखिए 2 से भी कटेगा, और फिर देखिए 3 से भी कटेगा, और 3 से कटेगा, और उसके बाद फिर देखिए 3 के बाद फिर देखिए 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, और फिर देखिए 9 दूना 18, 9 से कटेगा, और फिर देखिए 18 से कटेगा। तो इस प्रकार से देखिए 1 से, 2 से, और फिर 3 से कटेगा, और फिर 6 से, 9 से, फिर 18 से, और इस प्रकार से 24 के देखिए लिख लेंगे अपवर्तक। तो यहाँ पर देखिए हम 24 के ही ऊपर ज्ञात किए हैं, तो यहाँ से चाहें तो हम देख करके भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ऊपर जो है गुणनखंड लिखे हैं वही यहाँ पर अपवर्तक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको लिखना है देखिए सम अपवर्तक। तो देखिए समापवर्तक क्या हो जाएंगे, समापवर्तक। तो देखिए समापवर्तक जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में मिल रहे हों, तो वही क्या हो जाएंगे, समापवर्तक हो जाएंगे। तो देखिए 1 1 दोनों में मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा समापवर्तक में, फिर 2 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 भी मिल रहा है, 3 भी हो जाएगा, और फिर देखिए 3 के बाद देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, देखिए दोनों में है तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए कोई संख्या नहीं मिल रही, तो यही जो आ रहे हैं यही जो है समअपवर्तक हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 6 ये क्या हो जाएंगे, 18 और 24 के सम अपवर्तक हो जाएंगे। अगर इनका जो है मासा पूछा जाता तो यहाँ पर देखिए मासा जो सबसे बड़ा समअपवर्तक होता है वही जो है क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 आ रहा है ये यहाँ पर इन 18 और 24 संख्याओं का जो है मासा हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 9 का सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है। 6 और 9 का सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 6 और 9 के अपवर्त लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 के अपवर्त क्या होंगे, देखिए 6 के अपवर्त लिखेंगे सबसे पहले 6 के अपवर्त। तो देखिए 6 के अपवर्त क्या होंगे, तो यहाँ पर 6 की टेबल लिखेंगे, 6 और 6 दूना 12, और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और इस प्रकार से ये 6 के अपवर्त हो जाएंगे। और फिर देखिए 9 दिया हुआ है तो 9 के अपवर्त यहाँ पर लिखेंगे, 9 के अपवर्त। और फिर देखिए 9 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 की टेबल लिख लेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, और 9 चौक 36, 9 चौक 36। यहाँ पर देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पछे 45, और 9 छाक 54, और फिर आगे डाट डाट कर देंगे। तो इस प्रकार से 6 और 9 के अपवर्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको देखिए 6 और 9 का सबसे छोटा समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 6 व 9 का सबसे छोटा समापवर्त 9 और 6 का सबसे छोटा समापवर्त बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
इन सब में देखिए जो कॉमन मिल रहा हो और सबसे छोटी संख्या हो, यानी कि जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए आगे से मिलाना शुरू करिए, जो सबसे पहले मिल जाए और दोनों में संख्या हो तो वही क्या हो जाएगी, सबसे छोटा जो है समापवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं, फिर 18 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर देखिए यही जो है क्या हो जाएगा, समापवर्ती हो जाएगा, यानी कि 6 व 9 का सबसे छोटा समापवर्ती क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 18 हो जाएगा। देखिए 18 सबसे पहले संख्या मिल रही है जो कि दोनों में है, यानी कि 6 के अपवर्त में भी और 9 के अपवर्त में भी। तो इस प्रकार से 18 ही जो है इन दोनों का सबसे छोटा समापवर्त हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 45 और 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है, तो वहां पर आप लोगों को देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर देखिए 24 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सभी गुणनखंड इस रूप में लिखेंगे, यानी कि किन किन संख्याओं से 24 कट रहा है वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा केवल क्वेश्चन चेंज है कि 45 और 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 45 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको इस रूप में लिखेंगे देखिए, और फिर यहाँ पर काटेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और तीनों पक्षी 15 हो जाएगा। फिर 3 से कट रहा है, तीनों पक्षी 15 हो जाएगा। फिर 5 से कट रहा है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए 75 को भी इसी रूप में काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और तीनों पक्षी 15। फिर देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब इसको 5 से काटेंगे, 55 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से देखिए 45 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे। तो देखिए 45 बराबर यहाँ पर देखिए ये गुणे के रूप में संख्या लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो जाएंगे देखिए 45 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5। और फिर यहाँ पर 75 के देखा जाए तो 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए लिख लेंगे 3 गुणे 5 और गुणे 5। तो इस प्रकार से 45 और 75 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर लिखा होता कि 45 और 75 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तब हम यहाँ पर जो है 45 और 75 को देखते हैं कि ये किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या जो है यहाँ पर बढ़ जाती और अभाज्य गुणनखंड जो है वो कम ही रह जाते हैं, कम ही संख्याएं रह जाती, लेकिन जो है गुणनखंड होते हैं वो उनकी संख्या अधिक हो जाती है, यानी कि जो है एक और स्वयं वो संख्या, यानी कि 2 गुणनखंड यही बढ़ जाते हैं और जो है कुछ और भी संख्याएं बढ़ जाती। तो इस प्रकार से गुणनखंड ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो कम ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि इसमें से भी टेट और सुपर टेट में एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको लिखना रहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए या कितने गुणनखंड होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर अगर आपको पहले से पता नहीं है तो इस तरीके से आप लिख करके, अब यहाँ पर जैसे कहा जाए कि 45 के कितने गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पर आप 3 गुणनखंड इस तरीके से गिन करके लिख दोगे और यही आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये गुणनखंड नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड है। और गुणनखंड आपको उस प्रकार से लिखना है जैसे ऊपर बताए हैं पहले नंबर क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर देखिए ये 1 से भी कट रहा है, उसके बाद फिर 3 से भी कट रहा है, उसके बाद देखिए जो है 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार से देखिए 45 से भी कट रहा है, तो ये सभी संख्याएं जो है गुणनखंड में शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो गुणनखंडों की संख्या है वो आप लोगों को इस तरीके से ज्ञात करना है, तभी आपका जो है आंसर सही आएगा। तो इसको आप लोग यहीं से क्लियर कर लीजिए। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य अभाज्य तथा सम विषम संख्याओं की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और जो है यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और सम और विषम संख्या, इसमें सबसे पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए,
क्योंकि देखिए काफ़ी लोग भाज्य संख्या और सम संख्या दोनों में अंतर नहीं समझते हैं और दोनों की परिभाषा एक ही समझते हैं। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें कम से कम 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भाज्य की परिभाषा है वो भाज्य की परिभाषा ज़्यादातर स्टूडेंट को ये याद होती है कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। जब 2 से विभाजित संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं तो फिर यहाँ पर सम की क्या ज़रूरत है फिर, यानी कि सम की फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो दोनों परिभाषाएं सेम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम सम की परिभाषा जो है पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर फिर भाज्य की संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखिए दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी टीचर भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि हमारे जो जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर एक टीचर मैथ के ही हैं और उनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन जो है क्या करते हैं कि भाज्य की जो है परिभाषा लिखाए थे कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जबकि ये परिभाषा यहाँ पर भाज्य की बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाज्य की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं वह भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं वह क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो है एक बार जो भी चीज़ पढ़िए उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे वो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को याद रहे। और जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का आपको अच्छे से नॉलेज है, तो देखिए किसी भी चीज़ का है तो आपको जो है बहुत अच्छे से ठोस नॉलेज होना चाहिए। और जब ठोस नॉलेज होता है तो वो हमेशा काम देता है। और जब अच्छा नॉलेज नहीं होता है या किसी चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती है तो हमेशा वो जो है कंफ्यूज, यानी कि वो स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। और वही चीज़ जो कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है वही बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। यानी कि जब आप लोग या कोई भी जब परीक्षा देने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई क्वेश्चन जब आपको जो है हल करना होता है, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को पहले से याद है लेकिन जो है कहीं से थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूज हो गया और वो क्वेश्चन छूट गया तो बड़ा कष्ट होता है। और जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता है वो चीज़ अगर छूट जाती है या वो क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाता है तो आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती, यानी कि मन में ये सोच करके थोड़ा जो है सुकून मिलता है कि अरे चलो वो चीज़ हमको आती ही नहीं थी तो इसलिए वो क्वेश्चन हमारा छूट गया, यानी कि हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन कोई चीज़ जब हमको बहुत अच्छे से पता होती है और उसके बाद भी थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन की वजह से वो चीज़ छूट जाती है तो बाद में बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहिए, यानी कि वो चीज़ वहीं पर क्लियर कर लीजिए। तो बहुत ही ध्यान लगा करके आप लोग पढ़ा करिए। और जो है मैथ में ज़रा सा भी कंफ्यूज हुए तो जो है इधर का उधर सब हो जाता है, यानी कि आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए भाज्य और जो है सम संख्याओं में अंतर समझ लीजिए। अभी भी पुनः एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भाज्य और सम संख्या है दोनों की परिभाषा सेम नहीं होती है। अगर दोनों की परिभाषा सेम होती तो यहाँ पर एक को हटा दिया जाता, चाहे सम को हटा दिया जाता और चाहे भाज्य को हटा दिया जाता। यहाँ पर देखिए 2 से कटने वाली संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं। यानी कि सम की परिभाषा अगर कहा जाए तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर 2 की अगर बात करें तो सिर्फ सम और विषम में शामिल करेंगे। ये चीज़ एकदम आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, सम और विषम में 2 को शामिल करेंगे। जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं कहलाती, जो 2 से न कटें विषम संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर भाज्य और अभाज्य में हम 2 को नहीं शामिल करेंगे, यहाँ पर 2 की कहीं बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य भी संख्या से कट जाएं वह क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आज के बाद आप लोग
कंफ्यूज कभी नहीं होना, यानी कि भाज्य, अभाज्य और सम विषम संख्याओं में। तो यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए उदाहरण सहित का मतलब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर है, देखिए भाज्य संख्या का मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। तो देखिए 2 तो कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए 4 कटेगा, 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा। 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 5 नहीं होगा, फिर देखिए 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा और फिर 8 हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पर 9 भी भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ से देखिए जो है टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं कि 2 से कटने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या यहाँ पर 9 भाज्य संख्या नहीं है? और जो है 9 देखिए यहाँ पर 2 से कटता भी नहीं है, तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? तो ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो है 3 से कट रही है संख्या और जो है 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी और 3 से भी कट रही, इसलिए भाज्य संख्या है। लेकिन ये 2 से नहीं कट रही, तब भी ये भाज्य संख्या, यानी कि ये सम संख्या में नहीं आएगी, लेकिन भाज्य संख्या में ये संख्या आएगी। तो इस प्रकार से भाज्य और सम में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। अगर और आगे कहा जाए तो 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, फिर देखिए 13 नहीं होगा, 14 होगा और फिर यहाँ पर देखिए 15 होगा, जो कि एक विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर भाज्य के अंतर्गत ये संख्या आएगी, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तीनों पक्षी 15 होता है, तो 3 से और 5 से भी कटेगा और 1 से कटेगा और जो है स्वयं ये जो है 15 से कटेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए वह संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 2 है, 3 है और उसके बाद फिर देखिए 5 है, 7 है, फिर देखिए 9 यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि 9 जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। 7 के बाद क्या हो जाएगा? फिर देखिए फिर 11 हो जाएगा और फिर देखिए 13 हो जाएगा, फिर 15 नहीं होगा और फिर 17 हो जाएगा और फिर 19 हो जाएगा और इस प्रकार से फिर 21 नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है भाज्य संख्याएं हो गई और ये अभाज्य संख्याएं हो गई। और 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती। तो यहाँ पर देखिए सम के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? तो देखिए सम के अंतर्गत आएंगी, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 से कौन सी संख्या कटेंगी? 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 और इस प्रकार से 2 की टेबल लिखते जाएंगे और ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। और विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और फिर देखिए क्या हो जाएगा और आगे 5 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा। इस प्रकार से विषम संख्याएं, यानी कि जो 2 से ना कटें वह क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती। तो इस प्रकार से ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 के सभी गुणनखंड लिखिए। 10 के सभी गुणनखंड लिखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 40 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को हल करके इनके उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए इन सबसे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं। देखिए 10 के सभी गुणनखंड लिखने हैं आप लोगों को। तो गुणनखंड भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे ज्ञात करना है और जो क्वेश्चन करवाए हैं उससे आसान ही ये क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पर देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो ये भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और फिर भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर बताइए। देखिए इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, तो इसको भी आप लोग क्लियर करके बताना कि भाज्य संख्या और सम संख्या में आप लोग अंतर समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे भविष्य में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोग जो है इसमें आज अगर कंफ्यूज हो गए तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आगे चल कर के बच्चों को भी गलत पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर समझ लीजिए।
और जो है फिर इसका आप लोग उत्तर जो है कमेंट में बताना। फिर देखिए नीचे है 40 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 40 के सभी अपवर्तक आप लोगों को लिखने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 28, 42 तथा 56 का लासा ज्ञात कीजिए। 16, 28, 42 तथा 56 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम आप लोगों को भाग विधि से करके बताते हैं कि 16, 28, 42 तथा 56 का लासा क्या होगा। तो देखिए सबको जो है पहले कामा लगा करके इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए 16, 28, 42 और 56। और फिर देखिए क्या करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से किस संख्या से इसमें से दो संख्याएं कट सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से ये सारी संख्याएं कट सकती हैं। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटना शुरुआत करेंगे। तो देखिए 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 21 दूना 42 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 अठे 16, यानी कि 28 दूना 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8, 14 और 28 अभी 2 से और कटेगा, तो इसको 2 से और काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा और 21 नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 14 दूना 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 और 14 अभी जो है 2 से कट रहा है, तो इसको जो है 2 से फिर काट देंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 को ऐसे उतार लेंगे और फिर 21 को भी ऐसे उतार लेंगे और 2 सते 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब 2 से सिर्फ यहाँ पर एक संख्या कट रही, तो इसको जो है हम 2 से नहीं काटेंगे। और यहाँ पर देखिए 7 से जो है 21 भी कट रहा है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 भी कट रहा है और यहाँ 7 भी कट रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 7 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 को ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड सभी मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इनका जो है गुणा कर लेंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लासा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इनको इस प्रकार से गुणा करके लिख लेंगे इधर से। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर यहाँ पर 1 2 और है, तो यहीं पर लिख लेंगे। और फिर देखिए 3 है, 3 लिख लेंगे और फिर 7 है, 7 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इनका गुणा कर लेंगे। तो देखिए कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और 16 48 और 48 सते। तो देखिए 48 सते कितना होगा, तो 7 है 56, 56 का 6 हो जाएगा और फिर 7 चौक 28 और 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 33 लिख लेंगे, यानी कि 336 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि लासा निकल करके क्या आया, 336 आया। और फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.6। यहाँ पर यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 16, 28, 42 तथा 56 का लासा ज्ञात करना। तो इस प्रकार से कामा लगा के लिख देंगे और फिर देखेंगे सबसे छोटी संख्या से काटना शुरुआत करेंगे और इस प्रकार से जो है काट करके और फिर जो है इनका इस प्रकार से गुणा करके जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी लासा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.6 और फिर 9.6 और 0.36 का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव में संख्याएं दी हुई हैं, इनका लासा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दशमलव के बाद जो है जो अंक लिखे हैं अंक समान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में लिख लेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करने पर, अंकों की संख्या समान करने पर, तो इस प्रकार से देखिए अंकों की संख्या समान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए एक संख्या में 2 अंक है, यहाँ पर जो है दशमलव के बाद एक अंक ही है। तो यहाँ पर देखिए डबल अंक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो है 0.60 हो जाएगा और यहाँ पर 9.60 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 0.36 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद ऑलरेडी जो है 2 संख्याएं हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब पॉइंट को हटा देंगे, यानी कि पॉइंट को हटाने पर क्या जो है पूर्ण संख्या क्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं लिख लेंगे, पूर्ण संख्याएं बराबर
पूर्ण संख्याएं बराबर क्या होंगी देखिए, तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो 60 बचेगा, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 960 बचेगा, और फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब इन संख्याओं का क्या करेंगे देखिए, इन संख्याओं का हम जो है भाग विधि से लासा ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कामा लगा के, जैसे अभी आप लोगों को ऊपर बताएं इसी प्रकार से यहाँ पर जो है लिख लेंगे 60 और फिर 960 और फिर 36। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 से काटना शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 30 दूना 60 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दो से काटेंगे, यहाँ पर 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक बचा, 2 16 हो जाएगा, और फिर एक जीरो है, एक जीरो उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए अभी 2 से संख्याएं और कटेंगी, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, और जीरो उतार लेंगे, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर अभी ये संख्या देखिए 2 से और कट रही है, लेकिन अब 2 से इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल संख्याएं जो है 2 से अब नहीं कट रही, तो इसलिए इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब देखिए 3 से चेक करना शुरू करेंगे। देखिए इस प्रकार से अगर आप लोग काम करोगे, यानी कि जब तक 2 संख्याएं उस संख्या से न कट रही हो तब तक उस संख्या से गुणनखंड न करिए, यानी कि उस संख्या से जो है भाग न करिए। यहाँ पर अगर 2 संख्याएं कट रही हो तभी जो है आप लोगों को करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर गुणनखंड कम करने पड़ेंगे और आपका उत्तर भी सही आएगा। और अगर इस प्रकार से आप लोग करते जाएंगे, यानी कि जैसे 240 आ रहा, तो अगर आप लोग यहाँ पर 2 से काटना शुरुआत करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा जो है गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब 2 से यहाँ पर कोई 2 संख्याएं नहीं कट रही, केवल जो है 240 ही कट रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि अब 2 से इसको ना काटिए। अब यहाँ पर 3 से देखिए 2 संख्याएं या 3 संख्याएं कट रही, तो 3 से काटना शुरुआत करेंगे, तो देखिए तीनों पक्षी 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, आगे जीरो है, जीरो उतार लेंगे, और फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए 3 से कोई संख्या नहीं कट रही, यहाँ पर 3 केवल कट रहा है, 2 संख्या यानी कि यहाँ पर 3 से नहीं कट रही हैं, और 2 से भी जो है 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं, और 5 से देखिए 2 संख्याएं कट रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 80 भी कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 5 से अभी इसको काट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 छक्का 23, यानी कि 16 पंचे 80 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई 2 संख्या नहीं किसी संख्या से कट जाए, तो इस प्रकार से इनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और हमको लाशा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लाशा क्या हो जाएगा, इधर साइड में लिखे दे रहे हैं, तो लाशा बराबर हो जाएगा, देखिए इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ पर देखिए लास्ट में 16 आ रहा है और 3 आ रहा है, इसको भी 16 और 3 को भी इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड जो है 80 लिख लेंगे, देखिए, और उसके बाद फिर देखिए 16 पंचे 80 हो गया, और 3 त्रिक्का 9, और 9 दूनी 18, और 18 दूना 36, तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे। और फिर देखिए 80 का 36 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 का 8 हो जाएगा, और फिर देखिए 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए 28, और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 2880 हमारा जो है लासा आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लासा हमारा जो निकला है यहाँ पर 2880, तो ये देखिए किन संख्याओं का निकला है, तो देखिए ये 60, 960 और 36 का निकला है, जबकि हमको निकालना था दशमलव वाली संख्याओं का, इसलिए यहाँ पर हम जो है आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पर 2-2 संख्याओं के बाद दाहिनी तरफ से दशमलव लगाए थे, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट लासा बराबर, अतः अभीष्ट लासा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अभीष्ट लासा बराबर यहाँ पर देखिए 28 और 80 है, तो यहाँ पर देखिए 80 के बाद इधर से यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 28.80 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 और फिर देखिए 6/25 तथा 8/15 का लासा ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर भिन्नों का लासा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्नों के लासा के लिए आप लोगों को फार्मूले पता होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर लासा ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्नों का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भिन्नों के लासा का फार्मूला आप लोग देख लीजिए। भिन्नों का लासा बराबर, भिन्नों का लासा बराबर यानी कि जिन भिन्नों का लासा हमको ज्ञात करना है तो उनका लासा का फार्मूला क्या होता है। देखिए अंशों का लासा बराबर, अंशों का लासा, यहाँ पर देखिए भिन्नों का लासा बराबर क्या होगा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, बटे हरों का मासा। ये फार्मूला जो है लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इन दोनों फार्मूलों में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि एक ये फार्मूला हो गया कि जब हमको लासा निकालना हो तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, और भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो इस प्रकार से दोनों फार्मूले होते हैं। तो इनको देखिए हमेशा याद कैसे रखना है। यहाँ पर देखिए जब भिन्नों का लासा कहा जाए तो अंश में भी लासा ज्ञात करना है, यानी कि अंश पहले आता है, देखिए हर बाद में आता है। यानी कि जब हमको भिन्न लिखना रहता है तो सबसे पहले हम ऊपर की संख्या लिखते हैं, अंश लिखते हैं, उसके बाद हर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले जैसे लासा ज्ञात करना हमको तो पहले अंश लिखते हैं, यानी कि पहले हमको लासा यहाँ पर भी ज्ञात करना है। यहाँ पर लासा होगा तो यहाँ पर भी लासा आएगा, और जब यहाँ मासा होगा तो यहाँ पर भी मासा आएगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। फार्मूले आप लोगों को हमेशा याद रहेंगे, कहीं पर भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जैसे भिन्नों का लासा कहा गया तो अंशों का लासा ज्ञात कर लीजिए और हरों का मासा ज्ञात कर लीजिए। बस यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अंश में कौन कौन सी संख्या है, देखिए 4 है, 6 है और 8 है। इनका क्या करेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। और फिर बटे देखिए हर क्या है, हर है 5 है और 25 है और देखिए 15 है। तो इनका हम क्या करेंगे, इनका हम मासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए 4, 6 और 8 का लासा क्या होगा, तो देखिए इनका लासा होगा 24। देखिए 24 ही ऐसी संख्या है जो 6, 4 और 8 से जो है कट सकती है और सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से 24 जो है क्या हो जाएगा, 4, 6 और 8 का लासा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग इनका लासा निकाल करके देख भी सकते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर देखिए 24 क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 का लासा हो जाएगा, और 5, 25 और 15 का देखिए क्या मासा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मासा निकाल लेंगे तो देखिए इनका मासा हो जाएगा 5, यानी कि 5 से सारी संख्याएं कट सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या हो जाएगा, इनका मासा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 5 जो है यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हम 25 लिखेंगे तो यहाँ से भी हमको 5 मिल जाएगा, और फिर 5, 3, 15 तो यहाँ से भी हमको 5 मिल जाएगा। और मासा क्या होता है, जो सब में शामिल हो, यानी कि इनके गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, यानी कि इन सब में शामिल हो, वही क्या होता है, मासा होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से लासा देखिए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और नीचे मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 24/5 इन भिन्नों का लासा हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि चाहे लासा से क्वेश्चन आ जाए भिन्नों का और चाहे मासा से आ जाए, आप लोग तुरंत ही इसको कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 4 की पावर 5 और 4 की पावर 8 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेस समान है, यानी कि सभी के बेस में देखिए क्या है, 4 है। तो जब बेस समान हो तो देखिए लासा क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लासा हो जाती है। और मासा क्या होता है, जब बेस समान हो तो जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या होती है वही जो है क्या हो जाती है, जो है उसका मासा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम मासा और लासा आप लोगों को दोनों यहीं पर बताए दे रहे हैं एक ही सवाल में। तो यानी कि इन संख्याओं का अगर हमको लासा ज्ञात करना है तो देखिए लासा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो सबसे बड़ी पावर होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 की पावर 8 दिया हुआ है, यानी कि बेस सभी में 4 है, बेस समान है, और फिर पावर यहाँ पर 8 सबसे
बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए यही संख्या क्या हो जाएगी, इनका जो है लासा हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 की पावर 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लासा की बजाय अगर मासा पूछा जाता तो देखिए मासा क्या हो जाएगा, तो मासा जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या है, यानी कि जब बेस समान हो तो जो सबसे छोटी पावर वाली संख्या होगी वो क्या हो जाती है, मासा हो जाती है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये इन संख्याओं का मासा हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर, फिर 5 की पावर 4, फिर 5 की पावर 7 और 5 की पावर 9 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए लासा आप लोगों को ऊपर बता चुके हैं और साथ में इसी के आप लोगों को मासा भी बता दिए हैं। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग इन संख्याओं का जो है मासा ज्ञात करना है और इनसे जो है आप लोगों को लासा भी ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर मासा और लासा दोनों बढ़ा लीजिए, यानी कि मासा और लासा दोनों जो है इसका बताना है आप लोगों को। इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि ये होमवर्क में आपके क्वेश्चन रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 3 तथा 9 की पावर 5 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बेस समान नहीं है और जब बेस समान ना हो तब हम क्या करेंगे, उनका मासा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेस समान नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस समान न होने पर इनके देखिए कोई भी गुणनखंड नहीं मैच कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर इनका गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा और यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी कि 5 बार आएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कोई भी गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कॉमन कोई भी गुणनखंड नहीं आएगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम मासा क्या लिखते हैं, यानी कि जब कोई भी जो है कॉमन फैक्टर हमको ना मिल रहा हो, यानी कि जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में मासा हम 1 को मान लेते हैं। यानी कि मासा यानी कि जो 1 होता है वो सभी संख्याओं के गुणे में माना जाता है, तो वहाँ पर जो है मासा 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इनका लासा ज्ञात करना होता तो देखिए लासा में क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको भी एक बार और जो कॉमन नहीं होती हैं उनको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जितने भी फैक्टर हैं इनको सबको जो है गुणे के रूप में लिख करके और फिर उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लासा कोई बहुत बड़ी संख्या आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फैक्टर हैं वो कॉमन नहीं है, तो इनका सबका गुणा करके जो है हम लिखेंगे तभी जो है इसका लासा ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि जो उनका गुणनफल आएगा वही जो है लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर मासा की बात की गई तो मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।